मैं चाहता हूं जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नाम भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है मैम, डायलॉग भूल जाना भी होता होगा। बहुत होता है, और इतने डायलॉग्स हैं सिर में पूरे, मतलब स्कूल टाइम से लेके अब तक डायलॉग ही डायलॉग, और फिल्म के, नाटक के, टेलीविजन के, तो मतलब भूलना तो स्वाभाविक है। लाज़मी है। और तो इसलिए मोनिका परेशान मत होइएगा, हाँ कि डायलॉग्स भूले जा सकते हैं कभी, लेकिन जिंदगी के पन्ने नहीं भूले जा सकते। लेकिन आपने मेरा जो नाम लिया शिवानी, मेरी शिवानी फेवरेट राइटर है, वो भी हमारे उत्तराखंड की है। तो ये बड़े कलाकार की यही निशानी है कि कैसे बिगड़े हुए सीन को बनाया जाता है, और ये बड़े बड़े आर्टिस्ट की एक पहली निशानी है कि अगर कुछ है और उन्होंने कह दिया एप्रन, और वहां एप्रन है ही नहीं, तो उसको यही कहना पड़ेगा वो तो धोबी के पास गया वो सफाई के लिए। लेकिन आपका खूबी है जिसको आप मंच को ही और मंच से फिल्मों तक का सफर। लेकिन मैं कह रहा था जिंदगी के पन्ने नहीं भूलते हैं, जिंदगी के पन्ने कभी कभी पलटने के मौके मिलते हैं। देहरादून आई या देहरादून आती रहती होंगी आप? जी, मैं बहाने ढूंढती हूँ देहरादून आने के, क्योंकि जब भी मैं दिल्ली में भी पढ़ती थी तो शुरू में तो बहुत अजीब लगा, पहली बार उत्तराखंड से बाहर निकली थी, और मतलब हालांकि अपने पैशन के लिए गई थी, नाटक करने के लिए, लेकिन मैं हर महीने जैसी छुट्टी होती थी, उस टाइम तो खैर पैसे थे, नाटक में तो पैसे ही नहीं थे, तो बस से उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस से आते थे, और जैसी मोहन पास आता था मैं अपनी गर्दन बाहर निकाल के जो ताजी हवा थी उसका मजा लेती थी। और आज तक भी वही है कि अब तो फ्लाइट से आती हूँ तो नीचे झुक के देखती हूँ मेरी जो नदियां हैं उत्तराखंड की, जो पहाड़ियां हैं, जो जंगल है, तो उनको देख के बड़ा सुकून मिलता है, और मैं मौका ढूंढती हूँ, और ये भी वैसे ही मौका था। जी मैं तो मैम लखनऊ का रहने वाला हूँ। अरे वाह जी, तो बहुत खूबसूरत शहर है जी, बस खाने का थोड़े लालची होते हैं तो चाट के बहाने ढूंढते हैं। आप जब यहाँ आती देहरादून में तो क्या बहाने खाने के ढूंढती हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं रंगमंच की दुनिया में घुसूं। देखिए, एक्टिंग मेरा पैशन है और खाना भी मेरा पैशन है, बहाने नहीं ढूंढती, सबको पता है कि मैं खाऊं। चाट, देहरादून की चाट बहुत मस्त है, गोलगप्पे, अच्छा, और पापड़ी चाट, केक सुना, पेस्ट्रीज, हाँ वो तो है। और मैं मतलब जब भी जाती हूँ इतनी सारी डिमांड कि हमारे लिए रस लेके आना, हमारे लिए ये लेके आना, और मुझे भी बहुत पसंद है देहरादून के रस, चाय में डुबो के, उसका मजा नहीं है। वो कयानीज बेकरी है, बहुत फेमस पूना में, लेकिन वो कुछ नहीं है, मतलब हमारे लिए तो सनराइज और एलोराज ही बहुत है। क्या बात है उस मैं यही चाहता था, सपनों को तरजीह दी आपने पैसों की जगह। सुना अमेरिका की स्कॉलरशिप थी, आप जा सकती थी पढ़ने के लिए, लेकिन कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे सपने पकड़ने हैं। तो आपने सपने पकड़ लिए, पैसे छोड़ दिए। स्कॉलरशिप होती कुछ दुनिया और होती, लेकिन आपने स्कॉलरशिप छोड़ी। कभी अफसोस, कभी ये लगा, बोला नहीं नहीं ठीक किया, मैंने जो किया वो सही किया? नहीं नहीं, मैंने बहुत सारे, मैं बहुत इंस्टिंक्टिव पर्सन हूँ, मैंने जितने भी डिसीजंस लिए कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आई बिलीव इन डेस्टिनी, जो होना था वही होना था। और पैसा, मेरे पिताजी टीचर थे, बड़े आदर्शवादी थे, हमने कभी पैसे को कभी महत्व नहीं दिया, और वो मेरा पैशन था, वो मेरा शौक था एक्टिंग करना। तो वहां जाके मतलब मैंने, जब मेरे पिताजी ने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि बेटा तुम अमेरिका चली जाओ और फिर ये तो शौक है ना, वापस आके कर लेना, तो मैंने अपने पिताजी को उस वक्त जी, अभी मुझे सोच के हंसी आती है कि मैंने एक उनको बोला था कि पापा हो सकता है कि जब मैं 40 साल की हो जाऊं मेरे पास पैसा होगा, लेकिन मेरे मन में ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि मैंने जो सपने देखे वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तब मेरे पिताजी स्वर्गीय हरिदत्त भट्ट शैलेश जी, वो खुद अपने आप में मतलब राइटर थे, जी, राइटर, साहित्यकार थे, उत्तराखंड के जाने माने, और बहुत अच्छे टीचर थे जी। तो उन्होंने फिर मुझे खुद वो ले गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के गेट पे पहुंचता हूं, देखता हूं, और फिर आप वहां पे आपका दाखिला होता। अगर मुझे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, मेरे पास ये रिसर्च में नहीं है पन्ने में, लेकिन जब आपने सपनों को तरजीह दी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गए, फिर आपने बीच में कहीं ब्रेक ले लिया था एनएसडी में, ऐसा भी हुआ था, बड़ा पन्नों में छपा, बहुत तमाम सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने एनएसडी छोड़ दिया और फिल्म तो चली गई या कुछ ऐसा?
नहीं नहीं नहीं, वो क्या हुआ था, ब्रेक मैंने बीच में भी लिया था क्योंकि मैंने शादी जब की तो मेरा बेटा जब हुआ तब मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था एक्टिंग के लिए। Right. और हम लोगों में बड़ा कंपटीशन होता था एक्ट्रेसेस में, तो सीमा विश्वास वो मेरी जूनियर थी, लेकिन हम लोगों में मुझ में सीमा विश्वास, हेमा साहब, बड़ा कोई भी आता था नाटक, वो तो थिएटर की बात कर रही हूँ, नाटक का डायरेक्टर आता था तो मेन रोल के लिए हम लोग सब उत्सुक रहते थे, लेकिन जिसको मिलता था उसकी किस्मत। तो पहली बार जब सीमा ने मेरा रोल किया, मुझे कोई मतलब, क्योंकि मेरे गोद में बेटा था मेरा, और उसको देखकर जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि वो बहुत ही क्रिएटिव मोमेंट था। मतलब हम लोग नाटक भी क्रिएट करते हैं, लेकिन जो बेटे का जो आनंद है, जो एहलाद है, वो जो प्रसन्नता है, वो जो चित्त की प्रसन्नता है, वो भी अद्भुत है। वो एक सृजन है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सृजन है। तो वो उस टाइम ब्रेक लिया था, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ब्रेक मैंने नहीं लिया। मतलब मेरी शादी हो गई थी तो मेरे जो पतिदेव थे ज्ञान शिवपुरी, वो फिल्म फैमिली से थे, और मेरा तब तक फिल्म में कोई रुचि नहीं थी। मैं तो बस ये था कि थिएटर में जीना है और थिएटर में मरना है। लेकिन ज्ञान जी को बड़ा था, उनको बाबुल में उन्होंने मेन रोल भी किया था, राजश्री की फिल्म में। तो उन्होंने कहा चलो चलो, हमको एक रोल ऑफर हुआ, हमराही। हाँ। रोल तो मुझे पहला जब धारावाहिक बन रहा था हम लोग, उसमें भी ऑफर हुआ था छुटकी का रोल, पर वो मैंने मना कर दिया। अच्छा। मनोहर श्याम जोशी हमारे उत्तराखंड के थे, तो वो मेरे नाटक देखते थे, तो उन्होंने बोला कुमार वासुदेव जी को, पहला धारावाहिक सोप ऑपेरा बन रहा है, तो हाँ, तो ये छुटकी के रोल के लिए, तो हफ्ते में 2 दिन। मैंने कहा 2 दिन, मतलब उन दिनों एपिसोड बनाने की जो बात होती थी 5-6 दिन, आजकल तो एक दिन में एक एपिसोड बनता है क्योंकि सोमवार टू शुक्रवार। तो ये सोच के कि मतलब हफ्ते में 2 दिन आएगा, महीने में मतलब 8 एपिसोड, तो मैं थिएटर कब करूंगी? मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा, और मैं मेन रोल्स करने लगी थी रेपेट्री में, ओथेलो कर रही थी, डेस्डेमोना, मित्रो मरजानी कर रही थी। तो हम लोग नाटक लेके घूमते थे शहरों में रेपेट्री कंपनी की वजह से। तो जब बम्बई में गई तो मेरे 4-5 नाटक थे, सब में मेरी मुख्य भूमिका थी और अलग अलग रोल थे। तो ये अब दोबारा ये मनोहर श्याम जोशी का ही धारावाहिक था हमराही, तो उसका किरदार था देवकी भौजाई। तो वो प्रोड्यूसर, जैसे आजकल भी होता है कि कोई है दिल्ली में अच्छी एक्ट्रेस, तो मनोहर श्याम जोशी ने बोला है एक लड़की हिमानी भट्ट शिवपुरी, लेकिन वो थोड़ी पागल है, उसको मैंने जब हम लोग में बुलाया तो उसने मना कर दिया था। तो जब वो आए मेरे पास रोल ऑफर किया कि तो मैंने सोचा हाँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वापस आ गई दिल्ली। तो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड मेरे पतिदेव, उनको भी रोल ऑफर हुआ। उनका नहीं नहीं चलो चलो, हम लोग किराए के मकान में रहते थे, सब कुछ बेच डाला उन्होंने। मैं कह रही है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। तो उस तरह एनएसडी में थी आप या छोड़? एनएसडी रेपेट्री में थी। अच्छा। और तब मुंबई आ गई। मतलब अगर ज्ञान जी धक्का ना देते तो मैं कभी ना, मैं वही खुश रहती। 3000 मिलते थे तब, A ग्रेड आर्टिस्ट हो गई थी उसी में खुश रहती थी। मैं ज्ञान जी से बोलती थी तुम जाओ स्ट्रगल करो, तब तक मेरा बेटा भी हो गया। वो किस्सा बता रहे हैं, उस समय का किस्सा बता रहे हैं हम लोग का। बहुत सारे लोग यंगस्टर्स बैठे हैं, शायद नहीं पता, लेकिन हमको, हम जैसे लोग जो हमारी पीढ़ी है, वो पहला सोप ऑपेरा था हिंदुस्तान का, और उसमें जो रोल जिसका जिक्र कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ा अद्भुत था। खैर हाँ, 3 बहनें थी ना, बड़की, मझली और छुटकी का रोल। मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाऊं, पीछे चला जाऊं, एनएसडी से पीछे आ जाऊं। जरूर जाइए, देहरादून आ जाता हूँ, जरूर जाइए। शैलेश जी, प्रख्यात दून स्कूल, नेहरू परिवार से आपकी घनिष्ठता? नहीं, ऐसी घनिष्ठता तो नहीं थी, पर क्या था उन दिनों दून स्कूल में राजीव गांधी और संजय गांधी पढ़ते थे, तो मेरे पिताजी उनके लोकल गार्डियन थे। अच्छा। हाउस मास्टर होता है ना, तो पापा लोकल गार्डियन थे, तो वो लोग आते थे। और बल्कि जब राहुल पैदा हुआ तो ये लोग ने इंसिस्ट किया, राहुल ने, क्योंकि बहुत इज्जत करते थे राहुल गांधी जी, तो कि ये पापा उनके लोकल गार्डियन दिए। लेकिन मेरे पापा सीधे साधे पहाड़ी, उन्होंने कभी नेहरू खानदान से अपनी जो नजदीकी थी उसका फायदा नहीं उठाया, और हमने कभी मतलब पॉलिटिकल उसमें
कोई नहीं, पापा मेरे सीधे साधे थे, सरल व्यक्ति, टीचर, वो पढ़ाने में खुश थे और लिखने में खुश थे। कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि ऐसा नहीं। इतना नजदीक और इतने शख्सियत से हाँ, नजदीकी? नहीं, पर कई बार वो आके अपनी स्पीच भी लिखवाते थे, और कई लोगों को पिताजी, मैं तो कहना तो नहीं चाहिए, पर कई लोग को टिकट चाहिए होता था, वो पापा से कहते थे, तो पापा उनको मतलब फोन करवाते रिकमेंड थे। कर दीजिए। हाँ, और उनका काम भी बन जाता था। और मेरे पिताजी क्या थे, वो गांव से भागकर आए थे, भटवाड़ी से, उत्तरकाशी के पास। और बहुत सुंदर जगह है वो, मैं रुका हूँ उस जगह। और उन दिनों ना, जब मेरे पापा भागे जी, मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं अचीव किया, मेरे पिताजी ने, आप सोचिए कि गांव से उस वक्त बस भी नहीं चलती थी, वो पैदल आए ऋषिकेश, पैदल चल के। और उस टाइम पता, हमारे गांव के बीच में एक उसका टाइगर का वो बना हुआ है, जिम कॉर्बेट ने उसको मारा था, आदमखोर शेर घूमता था। जी, बिल्कुल। तो सोचिए, और पापा हमको सुनाते थे कि शेर की दहाड़ सुनी, तो हम लोग सोचते ई ऐसी फेंक रहे हैं बच्चों को कहानियां, सांप आया। तो पूरे जंगल से पैदल आए ऋषिकेश, फिर गए कलकत्ता, क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार की दुकान थी वहां, कुछ चाय की दुकान में काम, वापस आए ऋषिकेश, और खुद ट्यूशन पढ़ाते थे और खुद पढ़ाई करते थे। तो वो अपने पैरों पे खड़े हुए और उन्होंने दून स्कूल में टीचर हुए, पढ़ाना शुरू किया। और जो नहीं जानते, भटवारी से पहले उत्तरकाशी आता है, फिर उत्तरकाशी के बाद आता है, और वो थोड़ी मोटा कुछ गलत बोल गया मैं? चमोली, हाँ। अच्छा। हमारा अगस्त मुनि के पास है। आपका अगस्त मुनि, के पास। वो दूसरा। कोई बात नहीं, आप लखनऊ के हैं, कोई बात नहीं, भूल सकते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत के, शुक्रिया। हाँ। मैं थैंक यू सो मच। मैं दूसरा हिस्सा अब आपके पास एनएसडी का आता हूँ। जी। थिएटर कर रही थी आप, रंगमंच कर रही थी, पूरे देश में घूम रही थी, ऑफर आए सीरियल्स के, और वो जो भौजाई वाला जो रोल है, उसने आपका पूरी जिंदगी, और कहना चाहिए कि एक तरह से वो ब्रेक थ्रू ऐसा था। हाँ, ब्रेक थ्रू था, क्योंकि दूरदर्शन ऐसी चीज है, उस टाइम तो दूरदर्शन था, पर टीवी ऐसा चीज है कि आपके घर में पहुंच जाता है। जी। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं एनएसडी रेपेट्री में काम करती थी, तो वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग सुबह से लेके नॉर्मल वर्किंग टाइम थे गवर्नमेंट के जो होते हैं 9 to 5, तो मैं भी चार्टर्ड बस में बैठ के जाती थी, और हमारी रिहर्सल और उसकी प्रक्रिया खत्म होती तो वापस आ जाती थी। जमुना पार रहते थे, क्योंकि पहले ये था स्ट्रगलर्स या गरीब लोग जो थे वो जमुना पार, अब तो जमुना पार बड़ी पॉश सोसाइटी होगी, मयूर विहार में किराए के मकान में रहते थे। तो मैं जब बस में जाती थी तो लोग ऐसे मुझसे पूछते थे कि आप क्या करती हैं, तो मैं उनको बोलती थी कि मैं थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करती लेकिन उनको विश्वास नहीं होता था कि कोई थिएटर एज ए प्रोफेशन कर रहा है। और जब मैं देवकी भौजाई करने लगी, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ। तो लोगों को पता, अच्छा देवकी भौजाई, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, हम लोग किरदार के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। किरदार के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं जी। और फिर आया 1984 और वो फिल्म थी अब आएगा मजा। अब आएगा मजा। वो आपने साइन की। वो तो ऐसा था कि मैं उस टाइम भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ रही थी। अच्छा। और उसको प्रोड्यूस किया था आलोकनाथ और एक और थे, तो वो हमारे सीनियर थे, आलोकनाथ, मीना गुप्ता 3 साल सीनियर थे। तो उसने बोले यार तू कर दे, और हमको अलाउड भी नहीं था, तो रात को वॉल टाप के हम लोग एक्टिंग करने जाते थे। और इसलिए नहीं फंसी क्योंकि जो मेरे गुरु का, अगर पता नहीं आपने फिल्म देखी होगी, जी। जो गुरु का रोल कर रहे थे वो हमारे मेकअप टीचर थे सुधीर कुलकर्णी, वो अब नहीं रहे तो इसलिए मैं सेफ थी। हाँ। तो वो तो ऐसी फ्रेंड को हेल्प करने के लिए, उसका डायरेक्शन पंकज प्राशर जी का था और एसोसिएट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक जी। फिर आपने लगभग श्याम बेनेगल जी के साथ भी काम किया, श्याम बाबू के साथ, सूरज बरजात्या के साथ, करण जौहर। सूरज बरजात्या के साथ मेरी पहली कमर्शियल फिल्म थी हम आपके कौन, जिससे मुझे कमर्शियल ब्रेक मिला। और उसकी भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है कि सूरज जी, मैं जब वही प्लेस जब कर रही थी, तो सूरज जी मेरा एक नाटक देखने आए थे, आजर का ख्वाब, जो कि बर्नर्ड शॉ के पिग्मैलियन पर आधारित है। तो सूरज जी और राज बाबू, ज्ञान जी ने बुलाया था। अच्छा। तो श्रेय मेरे ख्याल से उन्हीं को जाता है। तो उन्होंने देखा तो बड़े इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट लिख दी थी हम आपके कौन की। तो अब हम
मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया था कि हम लोग रेपर्टरी वगैरह छोड़ के बम्बई आ गए। उसके बाद क्या तथा किम, अब वापस जा नहीं सकते क्योंकि थिएटर वाले तो बड़े बुरी नजर से, अच्छा गए अब वापस आ गए तो क्या करें। शुक्र है कि राजश्री हाउस प्रोडक्शन से मुझे फोन आया कि, तो राज बाबू उस वक्त जिंदा थे, सूरज जी, तो वो ऐसे बात करते थे मुंह ढक्के की, आपके लायक रोल तो नहीं है क्योंकि आप तो बहुत मेन रोल करते हो, लेकिन सूरज जी ने आपका वो किरदार देखकर, हज्जो का कैरेक्टर था जो कि बेगम बनती है, बेगम बनर शॉ का, तो एक रोल लिखा है, आप सुन लीजिए अगर आपको पसंद आए। तो मेरा सबटेक्स्ट तो ये चल रहा था कि भैया कैसा है, मुझे काम चाहिए। और 3 घंटे का नरेशन किया सूरज जी ने गाने वाने के साथ। मैंने कहा बहुत अच्छी फिल्म है और मैं तो करूंगी क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव ही नहीं था, काम चाहिए था, पीछे नहीं जा सकते। और एक और किस्सा मैं बताती हूँ कि हम लोग वो पहाड़ी पना कितने सीधे थे, तो प्रोडक्शन मैनेजर से मिलवाया, उन्होंने कहा आप मिलिए, कहते हैं कि आपको 5 रुपए देंगे। 5 रुपए तो नहीं था, मैं एक सिंबॉलिक बता रही हूँ, 5 रुपए देंगे। मैंने कहा ओके, तो रुक गए। मुझे पता नहीं था कि वहां पे एक फिल्म में ऐसी है कि अगर आपको 10 रुपए चाहिए तो आपको 20 रुपए बोलने पड़ते हैं और वो 5 रुपए बोल रहे तो आपको 10 रुपए दे देंगे। तो अरे, तो वो बोले नहीं नहीं ये तो अपनी है, इनको ठीक से बात करो। वो सुरेंद्र जी बोले कि सही बताओ, तो उन्होंने बोला हम आपको 10 रुपए। मैंने कहा ठीक है, वो 10 रुपए भी जितना मुझे थिएटर में मिला उससे कहीं ज्यादा था। तो इस तरह मैं हम आपके कौन करने लगी और वो फिल्म बहुत ही जबरदस्त हिट हो गई। वो तो सुपर डुपर हिट है, मतलब इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ। उसमें कुछ किस्सा भी हो गया था, सलमान खान चाटा नहीं, चाटा वाटा नहीं मारा था, वो क्या था, सलमान मतलब उसके अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है, बहुत अच्छी बात है। तो वो हमारा पहला सीन था, तो वो सूरज जी ने मिलवाया कि ये हिमानी शिवपुरी जी हैं, बहुत विख्यात एक्ट्रेस हैं, और सलमान खान, एवरीबडी न्यू। तो वो आया तो एक सीन था ऐसा कि वो कहता है चच्ची जान, मतलब क्या गजल, वो उसको बोलता है सतीश शाह को कि क्या गजल तो तुम्हारे साथ है, और मैं उसके पीछे दौड़ती हूँ, शैतान कहीं का। तो वो मुझे वो सीन में नहीं था, उसने मुझे गोदी में उठा लिया। तो वो तो हम थिएटर का वो था, तो उसका रिएक्ट छोड़ नीचे जाओ, तो सूरज जी ने उसको पसंद किया एंड ही केप्ट इट इन द फिल्म। तो जब सलमान ने मुझे दूसरी बार उठाया, वो जब उसका रेणुका का बेटा होता है, तो मैं आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, चाची जान मतलब बधाई हो। तो वो, और उसके बाद तो मतलब बहुत फिर तो अच्छा आप इंडस्ट्री में जम चुकी थी तब तक, और शाहरुख के साथ, आमिर के साथ, सबके, लेकिन एक बॉन्डिंग शाहरुख के साथ जो हुई वो अद्भुत रही। शाहरुख के साथ बहुत, क्योंकि शाहरुख बहुत अच्छे इंसान है। और मेरे को जब मैं शाहरुख से पहली बार मिली थी तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था कि हिमानी जी, आप जिस फिल्म में मेन लीड कर रही थी, अब आएगा मजा के बाद मैंने एक और फिल्म करी थी, पहली इंग्लिश फिल्म है, वेयर एनी गिव्स इट दोज वंस। उसको प्रदीप कृष्ण नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, उन्होंने बनाई थी, और अरुंधति रॉय जो बुकर विनिंग नॉवेलिस्ट है जी, वो उन्होंने लिखी थी। तो उसमें एनी जो मेन कैरेक्टर है उसकी मैं गर्लफ्रेंड बनी थी। एक हरियाणवी प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर था, हरियाणवी बोली थी। तो उसमें शाहरुख ने क्राउड में रोल किया था। तो शाहरुख ने मुझे बताया कि मैम आप जिस फिल्म की मेन लीड थी उसमें मैं क्राउड में थी। मैंने कहा अच्छा। तो तब से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। परदेश या अपना ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और त्रिमूर्ति, पहले तो त्रिमूर्ति थी, ऐसे बहुत सारी फिल्म, कुछ कुछ होता है, और कभी खुशी कभी गम। करण जौहर के साथ काम किया आपने जी। करण जौहर के साथ बनी नहीं बाद में, कुछ ऐसा लोग कहते हैं कि वो फिल्म नहीं, अरे वो तो सिद्धार्थ करण, आप लोग जर्नलिस्ट लोग ये कहते हैं छोटी सी बात लेते हैं उसको इतना उछाल देते हैं। हाँ, ये जर्नलिस्ट होता ही गड़बड़ है। हाँ। जी।
तभी मैं जर्नलिस्ट वो नहीं। जी। एक बात कंट्रोवर्शियल, क्योंकि उनको भी अपना छपाना है, उसको ज्यादा हाईलाइट करेंगे। वो ऐसी पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा ऐसी हुआ कि वो करण जौहर पहली बार जब फिल्म कर रहे थे, वो उसमें असिस्टेंट थे डीडीएलजे के, जी। आदित्य चोपड़ा के। तो आए मेरे पास, मैम आई एम मेकिंग अ फिल्म। तो मैंने कहा ओके टेल मी द स्टोरी। मैं डब कर रही थी। ऐसी ही मैंने आदित्य को भी कहा, मैं बड़ी सीधी सारी अभी भी वैसी हूँ। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से, निश्चित तो तौर से। मैंने आरी के साथ, वो असिस्टेंट था डीडीएलजे में, क्या मेकिंग अ फिल्म मैम, और आपको उसमें रोल करना है रिफत बी का। मैंने कहा ओके, मैं उधर डब कर रही थी किसी फिल्म का, वाओ कहानी सुना, ओके। मैंने कहा या कारण, तो वो फिल्म मैंने करी। उसके बाद वो करी कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी, उसके बाद किया आपने? हाँ शायद, या एक और फिल्म भी करी थी। तो कभी खुशी कभी गम में कैमियो था। तो मैंने उसको बोला, भाई मैं शुरू से बड़ी, अब थिएटर के है और मुंह फट हूँ और सीधी भी हूँ। तो मैंने उसको लास्ट डे बोला था कि यार करण, नेक्स्ट टाइम कॉल मी फॉर अ बेटर रोल। ओह, तो मेरे ख्याल से करण बड़ा बेचारा सेंसिटिव है, बेचारा तो कहना उसके लिए गलत है। उसको शायद ये बात लग गई। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो उसके साथ ऐसा अक्सर होता रहता है कि वो, उसकी काजल उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ। काफी टाइम उसने काजल से भी नहीं बात की, करीना से भी नहीं बात की। तो हो सकता है मुझे ये, उसको ये बात मेरी लग गई। आई एम जस्ट गेसिंग। तो Right. मैंने सिद्धार्थ से भी कहा, तो ये बहुत उछल गई ये बात। हाँ। हो सकता है सच हो सकता है ऐसे ही हो। पर ये मेरा मानना है। हाँ। एनीवे, तो मैं उसकी अगली फिल्म आफ्टर कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, तो ये वो बना रहे थे, मैं नाम भूल जाती हूँ डायरेक्टर्स का, निखिल शायद थे, जी। निखिल अडवाणी थे। अडवाणी, जी। तो वो हम किसी ट्रायल में बैठे थे, मैं, नीतू सिंह जी और वो, तो वो मुझे मिला, आई एम मेकिंग अ फिल्म, हिमानी जी यू आर डूइंग अ रोल। तो यश उस टाइम करण जौहर के डैडी जिंदा थे। मैंने कहा यार साइनिंग अमाउंट दो, साइनिंग। तो उन्होंने $1 निकाल के दिया, ये ले तुम्हारा साइनिंग अमाउंट। मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप। लेकिन एक समय ऐसा भी आया। सुनो तो सही क्या हुआ, अच्छा, पूरी कहानी नहीं सुनी। तुम अपने क्वेश्चन पे मत जाओ, या तो क्वेश्चन मत पूछो। तो फिर वो, उसने कहा कल हो ना हो में एक रोल है, मैं आपको बता रही हूँ क्या हुआ। तो मैंने उस टाइम मैंने सेक्रेटरी रख लिया था, क्योंकि काम बहुत आने लगा था। तो मेरे सेक्रेटरी से बोला, भाई वो फिल्म बन रही है, जाओ उनसे बात कर लो। तो वो गए वहाँ धर्मा प्रोडक्शन में, तो उन्होंने उनको बोला नहीं हिमानी जी के लिए तो कोई रोल नहीं है। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा पता नहीं, मेरे को तो $1 है, $1 की कोई कीमत नहीं होती। तो मेरे को करण जौहर किसी अवार्ड में मिले। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ, मेरे को तो उसने बोला था कि नहीं मैम आपके लायक रोल नहीं था। तब मेरी घंटी बजी कि शायद ये बात इसको कहीं लग गई। तो ये मैंने बात जिक्र की थी और वो उसको इतना उछाल दिया गया। पर वो कहीं बात थोड़ी सी आंच थी, थोड़ी सी रही होगी, थोड़ा सा। चलिए, एक समय ऐसा भी आया जब आपने सोचा कि एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए? नहीं ऐसा तो कभी नहीं आया, बिकॉज मैं अपने को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आज तक, ज्ञान जी के नहीं वो धक्का तो लगा था, पर ये ज्ञान जी के, आप ज्ञान जी के निधन की बात कर रहे हैं, एक्टिंग में कैसे छोड़ती, वही तो मेरी आजीविका थी। मैं क्या एक्टिंग बंद करके अपनी आजीविका कैसे चलाते? मैं क्या घर बैठ के, मुझे मेरे बेटे को कौन पालता, कोई आता है कोई दुनिया में किसी की मदद करने? वाह। तो इसीलिए मतलब वो अल्टरनेटिव नहीं था और मैं अपने को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ। हाँ उस वक्त मैं थोड़ा सा हिल गई थी, मैं क्लाइमैक्स में नहीं पहुंची और मुझे कुछ ध्यान भी नहीं था। मतलब डीडीएलजे के क्लाइमैक्स में पूरी कास्ट है और मेरी और अनुपम खेर जी की भी कहानी का वो होना था कल्मिनेशन। मैं भी ट्रेन में चढ़ती शायद, लेकिन मुझे कुछ होश नहीं था बिकॉज मैं अकेली थी उस वक्त बम्बई में और मेरे पतिदेव का निधन हो चुका था, मुझे सारा अरेंजमेंट करना था और मैंने ये सोचा नहीं। और मुझे खुद वहाँ से फ़ोन आया, दे वर वेरी स्वीट पीपल। उन्होंने कहा हिमानी जी वी अंडरस्टैंड, क्योंकि पर हमारी सबकी डेट्स हैं तो वी हैव टू गो अहेड, क्योंकि और सबके बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसमें, अनुपम थे, अमरीश जी थे और शाहरुख और काजोल, फरीदा जी, तो एवरीबडीज डेट्स वर देयर। स्टेशन बुक हो चुका था, स्टेशन की भी बुकिंग हो।
सो दे डिड विदाउट मी, पर मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद जब मैंने बेटे को हॉस्टल में छोड़ा था, उसको लेकर उसने बोला मम्मा मैं आपके साथ रहूंगा, तो वो वापस मुंबई में आए मेरे साथ। तो आई हैड टू रिज्यूम वर्क, क्योंकि मैंने आज तक किसी से, मतलब अपने पिताजी से भी मैंने एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि मैंने अपने मन का प्रोफेशन चुना। जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गई तो 250 की स्कॉलरशिप में सरवाइव करती थी, फिर 600 की अप्रेंटिसशिप में, फिर 3000, पर धीरे धीरे मतलब मैंने किसी के आगे, ना मुंबई में ना दिल्ली में ना कहीं भी किसी के आगे, मतलब नहीं, वो भगवान की कृपा है और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि काम मिलता रहा और अभी तक मिल रहा है। क्योंकि हमारा प्रोफेशन बहुत डाइसी है, ये एक नौकरी नहीं होती है कि आपको नौकरी लग गई और आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। इसका इतनी भी अवधि होती है, इतनी भी होती है। और माशाल्लाह उनको देखिए, अमिताभ बच्चन की, वो तो 80 साल ये लॉ की ऐसे उम्र ही, में भी है। तो ये लॉ ऐसे ही चलती हाँ, है, इसमें आर्टिस्ट रिटायर नहीं होता। हाँ, तो आई एम ऑल्सो, मतलब मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फैंस का और जो डायरेक्टर मुझे काम दे रहे हैं, इस पवित्र भूमि का, जिसका आशीर्वाद है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं आज तक टचवुड काम कर रही हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इसे छोड़ दूं। कैसे छोड़ूं? इसी से तो मुझे सब कुछ मिला है, मेरा नाम, मेरा काम। मैं जब मुंबई गई थी, हमारे पास पैसा भी पूरा नहीं था, न रहने की जगह थी, न गाड़ी थी। तो मैंने अपनी मेहनत से, आज मैं कह सकती हूँ, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने, किसने कहा था वो दीवार में, कि मेरे पास मतलब गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? बस वो है कि वो है। थैंक यू सो मच। अगला डायलॉग उन आर्टिस्ट का है, वो आके खड़ी हो गई हैं, तो वही बोलेंगी डायलॉग अगला वाला। बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी जी आपका। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी आप मंच पर बने रहें। और न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी, मैं चाहूंगी आप मंच पर आएं और हिमानी जी का तुमने मेरा नाम सही बोला, फिर से बोलो। हिमानी शिवपुरी। थैंक यू। जिन्होंने मुझे इस समिट में बुलाया और मुझे देहरादून आने का फिर से मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। और आपका भी शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने, और आप नहीं हैं। हाथ जोड़ लिए। थैंक यू। मैं मजाक करने का, मजाक क्या, मैं जब एनएसडी के गेट तक ना पहुंच पाया, वहां से आप खड़े। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया।